हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जिनकी हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और आज के भी इस वीडियो लेक्चर में मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टर्स आज इस वीडियो लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सल्फेट के साथ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सल्फेट क्या है। जब भी कोई भी एलिमेंट SO4-2 सल्फेट आयन के साथ में रिएक्ट करता है तो सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते हैं आप कि अगर किसी बेस की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करा दें, H2SO4 के साथ में करा दें, तो सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है मेटल सल्फेट। और जो मेटल सल्फेट होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो MSO4 टाइप बनता है। ये भी आप देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है +2, क्योंकि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिलीज करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और सल्फेट होता है -2। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि SO4 -2 फॉर्म में क्यों है। तो माइनस प्लस क्रिस क्रॉस अगर आप करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और MSO4 टाइप के सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो भी मेटल सल्फेट है ये सारे के सारे व्हाइट सॉलिड होते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इसके साथ साथ ये थर्मली स्टेबल होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है स्टेबल टू हीट, इसका मतलब ये थर्मली स्टेबल होंगे। हाई टेम्परेचर देने पर इतनी जल्दी ये डिसोसिएट नहीं होंगे या इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो सल्फेट्स हैं इनके बारे में मैं पहले बताऊंगा इनके सॉल्युबिलिटी के बारे में, और फिर मैं डिस्कस करूंगा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। आइए जरा सबसे पहले बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके सल्फेट मैंने यहां पर लिखे हैं। और मैं इन सारे सल्फेट्स में सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को चेक करना चाहता हूं। तो किस तरीके से चेक करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग करते हुए आए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में, वही हम लोगों को फॉलो करना है। कोई भी चीज में चेंज करने वाला नहीं हो। यहां पे आप जब बेरिलियम से बेरियम की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो मैंने यहां पर वही मेंशन किया है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, क्योंकि SO4 तो सभी में कॉमन है। अगर चेंज हो रहा है तो मेटल आयन चेंज हो रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होगी, बिकॉज solubility of any compound is directly proportional to the hydration energy। एक काम और हो रहा होगा यहां पर, अगर बेरिलियम से बेरियम की तरफ को जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है और साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो साइज इंक्रीज होने पर लैटिस एनर्जी भी तो डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी भी तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या बेरिलियम से बेरियम के पास जब आप आएंगे तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। बेरिलियम से बेरियम की तरफ को जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि लैटिस एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखें, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर लिखा है लैटिस एनर्जी रिमेन्स सेम। तो लैटिस एनर्जी तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाली है नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी ही सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर बेरिलियम के सल्फेट से बेरियम के सल्फेट में आने पर डिक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही होगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी
is directly proportional to the hydration energy and inversely proportional to the lattice energy. अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से तो कोई भी चीज पानी में नहीं घुलती है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लैटिस एनर्जी से तो वो चीज पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है। तो जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा BeSO4 बेरियम सल्फेट, उससे कम मैग्नीशियम सल्फेट, उससे कम कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट और सबसे कम बेरियम सल्फेट। इनफैक्ट BeSO4 और MgSO4 ये तो बहुत तेजी से घुल जाते हैं पानी के अंदर क्योंकि इनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यहां मैंने लिखा भी है BeSO4 एंड MgSO4 रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बहुत तेजी से घुल जाएंगे। लेकिन अगर इस BaSO4 की हम लोग बात करें तो ये पानी के अंदर नहीं घुलता है, ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है। बहुत सारे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि बताइए इनमें से कौन वाटर इनसॉल्युबल है। BaSO4 पानी के अंदर नहीं घुलता है। अब सवाल ये उठा कि यहां पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थे, साइज के इंक्रीज होने पर वो डिक्रीज क्यों नहीं हो रही है? डिक्रीज नहीं हुई है लार्ज साइज ऑफ सल्फेट आयन की वजह से, क्योंकि आप देखें कि इन आयन के कंपैरिजन में जो काउंटर आयन है वो सल्फेट आयन है, और एक सल्फेट आयन के अंदर एक तो नेगेटिव चार्ज है। पहली बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग, कैटायन के कंपैरिजन में एनायन का साइज बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप हमेशा याद रखेंगे कैटायन के कंपैरिजन में एनायन का साइज हमेशा कम होता है ड्यू टू लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनायन एज कंपेयर टू द कैटायन। दूसरी चीज, अगर हम मेटल आयन की बात करें तो ये मेटल आयन तो अकेला अकेला एटम है, लेकिन अगर आप सल्फेट आयन की बात करें तो हर सल्फेट आयन के पास 5 एटम है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि सल्फेट आयन का जो साइज होगा वो इन कैटायन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा होगा कि इन कैटायन के साइज बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस एनायन के कंपैरिजन में कैटायन का जो साइज बढ़ रहा होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में बढ़ रहा होगा, या वो कह सकते हैं कि वो मीजरेबल नहीं होगा। ये आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक तरफ है वैल्यू 10 और एक तरफ है वैल्यू 1, तो जब 10 के कंपैरिजन में आप 1 से वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे। अब अगर 10 के कंपैरिजन में 1 की बात कर रहे हो आप तो कितना हो गया 10%। अब 1 से आपने वैल्यू बढ़ाई 2 तो हो गया 20%, आपने वैल्यू की 3 30%। मतलब 10 के कंपैरिजन में 1 2 3 4 5 ये मीजरेबल वैल्यूज हैं। अब अच्छा मैं वैल्यू बहुत बढ़ा दूं, मान लो एक तरफ मैंने ले लिया 10 करोड़ और दूसरी तरफ वैल्यू है 1, तो आप सोचिए 10 करोड़ के कंपैरिजन में अब इधर वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 4। तो आप सोचिए चाहे 1 हो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, 10 करोड़ के कंपैरिजन में तो ये निग्लेजिबल है ना। लेकिन अमाउंट तो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन उस 10 करोड़ के कंपैरिजन में उनका जो इंक्रीमेंट है वो मिजरेबल नहीं है। वही हो रहा है यहां पर कि सल्फेट आयन का जो साइज है वो उन कैटायन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो कैटायन का साइज तो बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप आने पर, लेकिन वो लैटिस एनर्जी को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एनायन के कंपैरिजन में जो साइज इंक्रीज हो रहा है वो मिजरेबल नहीं है, इसीलिए लैटिस एनर्जी सेम रहती है। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया था, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सल्फेट आयन एज कंपेयर्ड टू द कैटायन, increase in size of cation does not make any difference of lattice energy। क्योंकि एनायन का साइज बहुत ज्यादा है
उसके कंपैरिजन में कैटायन का जो ये साइज बढ़ रहा है ये मिजरेबल नहीं है, ये लैटिस एनर्जी में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करा पाता है। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है बेरिलियम से बेरियम के सल्फेट की तरफ आने पर डिक्रीज होता चला जाएगा। बेरियम सल्फेट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, VaSO4 इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम लोग मेटल सल्फेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये जो सेकेंड ए ग्रुप मेटल सल्फेट है इनका फॉर्मेशन हुआ है मेटल हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के आपस में रिएक्ट करने से। आइए जरा देखते हैं। मैंने यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड लिए हैं। मेटल यहां पर मैंने जनरल ले लिया, चाहे वो बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी हो सकता है। यहां पे मैंने मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया है सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का। याद रखेंगे जो मेटल हाइड्रोक्साइड यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का मेटल हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जानते हैं दो हाइड्रोक्साइड आयन है, एक हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1 तो दो पर -2, तो मेटल के ऊपर चार्ज +2। उसी तरीके से ये H2SO4 है, SO4 -2। अगर एक सल्फेट के ऊपर -2 है तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +2 चार्ज जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। अब यहां पर जरा आप ध्यान दें, जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये अपने H+ को देगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो ये अपने OH- को देगा, क्योंकि बेस रिएक्ट करने के बाद OH- को रिलीज करते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो रिएक्ट करने के बाद H+ को रिलीज करते हैं। तो ये H+ और इधर से OH- ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये M+2 और SO4-2 ये आपस में रिएक्ट करेंगे। फॉर्मेशन हो जाएगा MSO4 का, +2 -2 MSO4, और यहां से ये दो हाइड्रोजन और यहां से दो हाइड्रोक्साइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद फॉर्मेशन कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल का। आप यहां देख सकते हैं 2H+ 2OH-। तो हमने क्या देखा कि जो MSO4 है, जो मेटल सल्फेट है, वो मेटल सल्फेट एक्चुअली में सॉल्ट है मेटल हाइड्रोक्साइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। वही मैंने मेंशन किया है, MSO4 इज द सॉल्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप मेरी बात पर जरा गौर फरमाएं, यहां पर आप एक बात ध्यान दें कि H2SO4 तो हर केस में लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको यहां पर बनाना था BeSO4 तो यहां पर आपको लेना पड़ता BeOH2। अगर आप बनाना चाहते थे MgSO4 तो आपको यहां पर लेना पड़ता MgOH2। उसी तरीके से आप कोई भी सल्फेट अगर बनाना चाहते थे तो उसी मेटल का आपको हाइड्रोक्साइड यहां पर लेना पड़ता। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, जितना ज्यादा बेसिक मेटल हाइड्रोक्साइड होगा, उतनी ही जल्दी H2SO4 के साथ में केमिकल रिएक्शन होगी, और जितनी जल्दी केमिकल रिएक्शन होगी क्या मेटल सल्फेट उतनी जल्दी बन जाएगा। मेटल सल्फेट अगर जल्दी बन रहा है इसका मतलब यही तो है कि केमिकल रिएक्शन जल्दी हो रही है, और केमिकल रिएक्शन किधर ले जाती है, स्टेबिलिटी की तरफ को। मतलब जो मेटल सल्फेट सबसे जल्दी बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे देरी से बनेगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो जो मेटल हाइड्रोक्साइड सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 के साथ में, वो मेटल सल्फेट उतनी जल्दी बना देगा, और वो बनाने वाला मेटल सल्फेट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब मेटल सल्फेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो मेटल हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी।
तो मेटल हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा मेटल सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी का। तो आइए जरा अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उनकी बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमको मिल जाएगी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनके सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। डाउन द ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाने का मतलब है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाना, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज होने का मतलब है मेटालिक नेचर इंक्रीज हो जाना। याद रखेंगे, किसी भी कंपाउंड का जो बेसिक नेचर होता है वो मेटालिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने अदर वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया भी है, मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलॉइड होते हैं उनके कंपाउंड एम्फोटेरिक होते हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनके कंपाउंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही होगी। मतलब सारे हाइड्रोक्साइड में बेरियम का हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होगा। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला जो सल्फेट होगा वो सबसे कम थर्मली स्टेबल होगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं स्टेबिलिटी की, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का, BeSO4, उससे ज्यादा स्टेबल MgSO4, उससे ज्यादा CaSO4, उससे ज्यादा SrSO4 और सबसे ज्यादा BaSO4। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया वो मैंने यहां पर मेंशन भी किया है। एज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सही है। बेरिलियम से जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ को जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है फ्रॉम BeOH whole twice to BaOH whole twice, thermal stability of their carbonates and sulfate। अभी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है आपको सल्फेट को, कार्बोनेट का जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो भी इसी बेसिस पर देखा जाएगा। ऑल्सो इंक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर, मतलब मेटल के हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा उनके द्वारा बनाए जाने वाले मेटल सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी का भी वही ऑर्डर होगा। तो वही मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में। कार्बोनेट मेटल होगा और उसके साथ साथ CO3-2 आयन जुड़ा हुआ होगा, और बाइकार्बोनेट में मेटल के साथ में HCO3-1 आयन जुड़ा हुआ होगा। तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की बात करनी है हम लोगों को। बाइकार्बोनेट के बारे में एक लाइन यहां पर लिखी हुई है, बाइकार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये हमेशा सॉल्यूशन फेज में पाए जाते हैं। ओनली नोन इन सॉल्यूशन फेज। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट है M+2। बाइकार्बोनेट के एक आयन की अगर आप लोग बात करें HCO3-1 फॉर्म में होता है। हमको इसका कंपाउंड बनाना था, आप चार्ज को क्रिस क्रॉस कर दीजिए, तो मेटल का 2 बाइकार्बोनेट के पास में आ गया और बाइकार्बोनेट का जो -1 था वो मेटल के पास में चला गया। तो HCO3 होल ट्वाइस टाइप के मेटल बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल में। अगर आप इसको थर्मली डिकम्पोज करें, इसको जला दें या इसको गर्म करें, तो गर्म करने पर यह मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के साथ साथ CO2 रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात करनी है कि मेटल कार्बोनेट की, डिफरेंट मेटल कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है उसका क्या ऑर्डर है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के मेटल कार्बोनेट मैंने यहां पर लिखे हैं।
बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंसियम कार्बोनेट एंड देन फाइनली बेरियम कार्बोनेट। आप सिर्फ मेटल को देखें क्योंकि कार्बोनेट तो के कॉमन है सभी केसेस में, CO3 माइनस टू, CO3 माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू। तो बेरिलियम से जब आप बेरियम की तरफ को बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज इंक्रीज होगा। लिखा है साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया था सल्फेट के केस में कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन सल्फेट के केस में सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के और कार्बोनेट के केस में डाउन द ग्रुप आने पर लैटिस एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहां पर ये देखें आप, कार्बोनेट भी एक बड़ा आयन है। एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव आयन हमेशा पॉजिटिव आयन से बड़े होते हैं, और दूसरी चीज यहां पर कैटायन सिंगल सिंगल एटम है, लेकिन अगर आप एनायन की बात करें तो एनायन में 4 एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन एटम है। इसीलिए कैटायन के कंपैरिजन में एनायन जो होंगे इनके साइज बहुत बड़े होंगे। तो उन एनायन के रिस्पेक्ट में साइज इंक्रीज तो हो रहा होगा मेटल का, लेकिन वो मिजरेबल नहीं होगा, वो लैटिस एनर्जी पर प्रभाव डाल पाए इतना मिजरेबल नहीं होगा। इसीलिए लैटिस एनर्जी रिमेन सेम। अब टॉप टू बॉटम आने पर साइज डिक्रीज हो रहा है, तो साइज डिक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। तो सही ऑर्डर ये आपके सामने है। सबसे जल्दी घुलेगा BaCO3, फिर MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। लेकिन ये जो घुलेंगे पानी के अंदर, ये जबरदस्ती घुलना पड़ेंगे, ये खुद से नहीं घुलेंगे। ये जो कार्बोनेट होते हैं, ये कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। यहां पर आप सोच सकते थे कि आपने तो ऑर्डर बताया है, लेकिन ये ऑर्डर इंड्यूस वे में सॉल्युबल कराने का है कि आप गर्म कर देंगे कार्बोनेट को पानी के अंदर तो हो सकता है वो घुल जाएं, लेकिन खुद से ये घुलने वाले नहीं हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। मैंने यहां पर लिखा भी है, कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं, कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। ये पानी के अंदर नहीं घुलते, अगर पानी के अंदर ये पड़े हुए हैं तो इनको आप प्रेसिपिटेट कर सकते हैं Na2CO3 डालकर या फिर अमोनियम कार्बोनेट डालकर। ये मैंने 4 बातें यहां पर लिखी हैं, बहुत काम की हैं आपके, इसको आप लोग याद रखें। क्या? फर्स्ट ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो पानी के अंदर कम घुलते हैं, लेकिन जो सेकेंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट होते हैं वो वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलते, लेकिन सेकेंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट पानी में आसानी से घुल जाते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का जो वाटर के अंदर घुलने का नेचर है वो अपोजिट है फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के लिए। फर्स्ट ग्रुप का बाइकार्बोनेट पानी के अंदर आसानी से नहीं घुलता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप का जो कार्बोनेट है वो पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। सेकेंड ग्रुप का बाइकार्बोनेट पानी के अंदर तेजी से घुलता है, रेडिली सॉल्युबल होता है, लेकिन सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, पानी के अंदर यह आसानी से नहीं घुलता है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द मेटल कार्बोनेट। अगर आप मेटल कार्बोनेट को हीट अप करना शुरू कर दें तो ये मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद ये अपना मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। यहां मैंने ये केमिकल रिएक्शन भी शो की है, ये मेटल कार्बोनेट है। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन -2 मेटल +2। और किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसे हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
अलग रिलीज हो जाएगी। तो ये कंपाउंड हाई टेम्परेचर पर अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। हाई थर्मल एनर्जी मिलने पर इसके जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जा रहे हैं और वो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वही मैंने मेंशन किया है, डिकम्पोज्ड ऑन हीट। अब हम लोग डिफरेंट मेटल कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या ट्रेंड है, क्या ऑर्डर है। जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंट मेटल सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी को फाइंड किया था, उसी तरीके से हम लोग यहां पर मेटल कार्बोनेट के लिए भी बात करेंगे। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये मेटल कार्बोनेट बना कैसे है। ये मेटल कार्बोनेट बना है मेटल हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड के बीच में रिएक्शन के बाद। मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकेंड, ए ग्रुप एलिमेंट के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और ये जो एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। कार्बोनेट -2, तो -2 दो हाइड्रोजन के ऊपर +2, लेकिन हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा +1। मेटल हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड आयन -1, दो हाइड्रोक्साइड आयन -2, तो जब अपोजिट चार्ज आएगा मेटल के ऊपर तो वो हो जाएगा +2। आइए जरा देखते हैं हम लोग, ये +2 और ये -2 आपस में रिएक्ट करने के बाद इन्होंने MCO3 मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया होगा, और ये 2H+ और ये 2OH- मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया होगा। यहां मैंने दिखा भी दिया है 2H+ और 2OH-। मतलब ये जो मेटल कार्बोनेट है वो मेटल हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है। वही मैंने लिखा है सॉल्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। ये एसिड था और ये बेस था। एसिड ने बेस के साथ में रिएक्शन की, फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट का। मतलब ये जो कंपाउंड बना, ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, ये न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन हुई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये तो 9th से ही पता चल जाती है हम लोगों को कि जब भी कोई एक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस फिनोमिनन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा था तो मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहां पर जितने भी मेटल कार्बोनेट आप बनाएंगे, चाहे बेरिलियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट या फिर बेरियम कार्बोनेट, आप जितने भी मेटल कार्बोनेट बनाना चाहते हैं, ये H2CO3 तो हर बार में कॉमन रहने वाला है, चेंज होगा बेस। अगर आपने BeOH वोल्टाइज लिया है तो BeCO3 बनेगा। अगर आपने BaOH वोल्टाइज लिया है तो BaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी जल्दी केमिकल रिएक्शन होगी, उतनी ही जल्दी मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन जल्दी हो रही है, अगर रिएक्शन जल्दी हो रही है इसका मतलब यही तो है कि स्टेबिलिटी की तरफ को जा रही है रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन तब होती है जब स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है, या कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होती है। तो अगर केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जा रही है इसका मतलब बनने वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, और केमिकल रिएक्शन अगर धीरे हो रही है इसका मतलब बनने वाला कंपाउंड कम स्टेबल है। रिएक्शन नहीं होना चाहती जल्दी क्योंकि बनने वाला कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बन रहा है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका बनने वाला जो मेटल कार्बोनेट होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। जैसा कि मेटल सल्फेट में अभी अभी मैंने आप लोगों को इसी लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया था। तो अभी ये मैंने ऑर्डर भी बताया था डिफरेंट हाइड्रोक्साइड का। डिफरेंट हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बेरिलियम से बेरियम की तरफ को आने पर। मतलब बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक होता है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला जो कार्बोनेट है बेरियम कार्बोनेट, ये सबसे स्टेबल होगा, और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप कार्बोनेट की
इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां मैंने आप लोगों को कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ऐसा ही क्यों होता है। एनसीईआरटी में इसके ऑर्डर का कोई भी डिस्कशन नहीं है, ना ही सल्फेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेंशन है और ना ही कार्बोनेट की, लेकिन क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए इस पे। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बेसिस पर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के लास्ट कंपाउंड के बारे में, और वो लास्ट कंपाउंड है मेटल नाइट्रेट। नाइट्रेट आप लोग जानते हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर NO3 माइनस ग्रुप मेटल के साथ में जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग मेटल नाइट्रेट कहते हैं। अब आप जानते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 फॉर्म में होते हैं, नाइट्राइट -1 फॉर्म में होता है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो MnO3 होल ट्वाइस टाइप के नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से होगा? मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब आप क्या करें, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के मेटल कार्बोनेट को लें और उसको डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दें, रिएक्शन होगी और नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर बेरियम कार्बोनेट लिया है और HNO3 के साथ में रिएक्शन कराई है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो अपने अंदर से H+ को रिलीज करेगा। यहां ये जो जब डिसोसिएट होंगे तो अपने Ba+2 और CO3-2 में डिसोसिएट होंगे। ये माइनस और ये प्लस मिलकर फॉर्मेशन कर देंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड का, और ये Ba+2 और NO3-2 आपस में रिएक्ट करेंगे और BaNO3 होल ट्वाइस बोले तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये बेरियम नाइट्रेट हमेशा अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी, हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी भी सबसे कम होगी। लेकिन जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो अपने हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन है MgNO3 होल ट्वाइस .6H2O, ये अपनी हाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। अब इनके हाइड्रेट बनाने की ये जो टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से इनके हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी डिक्रीज होगी। वही लिखा हुआ है यहां पर, डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम। एटम के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ हाइड्रेट बनाने की जो पावर है, टेंडेंसी है, क्षमता है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। इट इज ड्यू टू डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि साइज इंक्रीज होने पर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू द मेटल नाइट्रेट। ये जितने भी मेटल नाइट्रेट हैं, किसी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेटल नाइट्रेट हो, चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आप जब इसको गर्म करेंगे तो ये अपना मेटल ऑक्साइड बनाता है। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। मतलब ये भी थर्मली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल डेल्टा केमिस्ट्री एंड गैलेक्सी बायोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।